हे एवरीवन, वेलकम बैक। I'm अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT-BHU। तो अब इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस किया था हमने। अब इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। मतलब इसको पहले रियल लाइफ से कुछ रिलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि आप रूम वगैरह में बैठते होंगे तो उसमें एक विंडो अगर आप खुला छोड़ते हैं तो वहाँ से अगर सनलाइट आता है तो ये जो फ्लक्स है उसको आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब उस विंडो से कितना सनलाइट आ रहा है, वो समझिए कि वो जो इंटर कर रहा है आपके रूम में सनलाइट, उसको आप फ्लक्स से रिलेट कर सकते हैं। फ्लक्स भी वही बताता है कि किसी भी एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, और वो सनलाइट भी आप उसको समझ सकते हैं कि विंडो से कितना सनलाइट आपके रूम में क्रॉस करके आ रहा है। अगर वही वेंटिलेटर से देखें तो थोड़ा कम सनलाइट आता है, और अगर विंडो से देखें तो उससे मतलब थोड़ा ज़्यादा सनलाइट आता है। तो उस हिसाब से अगर मतलब आप उससे को रिलेट कर सकते हैं कि सनलाइट कितना किसी स्पेसिफाइड एरिया से, मतलब कितना सनलाइट आपके रूम में आ रहा है, वो आप उसको फ्लक्स से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वही चीज़ है। इसका डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यानी यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होने वाला। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है यूज टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। मतलब यह एक स्केलर क्वांटिटी है जो डिनोट करता है, या जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी एरिया से, मतलब किसी भी पार्टिकुलर एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उसको दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको मतलब इसका डेफिनेशन क्लियर होगा। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, बस केवल आपको ये करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें बताएगा कि किसी भी एरिया से कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, वो जो होगा अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब देखते हैं इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका मतलब केसेस वगैरह जो भी है। तो इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पर्टिकुलर एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो मेनली फ्लक्स का यूज हम इसीलिए करते हैं कि हम बता पाएँ कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है। अब किसी पर्टिकुलर एरिया से फील्ड लाइन कितना पास कर रहा है, उससे हम लोग वहाँ का फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग यूज करेंगे फिर गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा क्या, कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मान लेते कि हमारे किसी भी पर्टिकुलर एरिया से अगर ज़्यादा फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो जैसा कि मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया था, तो उसमें बताया था कि अगर फील्ड लाइन का डेंसिटी ज़्यादा है फील्ड लाइंस का, तो अगर डेंसिटी उसका ज़्यादा होगा, यानी मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा होगा, तो उस केस में होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। तो अब अगर हमारे पास अब पता चल गया हमें कि कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है किसी भी एरिया, पर्टिकुलर एरिया से, तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाला है। तो ये जो फ्लक्स है इसका गॉस थ्योरम का यूज़ करके, मतलब जो आगे बताऊंगा मैं अगले वीडियोस में, अगले कुछ वीडियोस में आने वाला है, तो गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ अब इसके कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं। तो ये जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। यानी अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, जहाँ पे ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो भी है, और ए वेक्टर अपना एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो अब एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी मतलब समझना जरूरी है।
तो अगर फ्लक्स देखें तो ई डॉट ए हो गया, और ये होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ये भी ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो किसी मतलब जैसे कोई सा भी एरिया अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कहीं भी, मतलब अगर इक्वल एरिया का या फिर कोई भी, जैसे यूनिफॉर्म कहने का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्या मतलब चेंजिंग नहीं आ रहा, मतलब वेरिएशन नहीं आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पे 5 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो अगर यहाँ पे मतलब इस लाइन पे अगर देखें तो 5 ही होगा, या फिर अगर आगे बढ़ रहे हैं मतलब कुछ इस तरह का कि मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे एक होगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब ज़रूरी नहीं ऐसा कि नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा समथिंग 5 × x से वेरी कर रहा होगा, यानी जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करते जा रहा है। तो मतलब x = अगर 1 पे देखें तो यहाँ पे 5 न्यूटन पर कूलम्ब है, x = 2 पे देखें तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म का केस। बट अगर यूनिफॉर्म होगा तो उसका मतलब होगा कि कहीं भी जाए, इस रीजन में कहीं भी जाके देखें तो 5 न्यूटन पर कूलम्ब के ही बराबर होगा। यानी अगर हम x = 1 पे भी देखें तो भी 5 न्यूटन पर कूलम्ब होगा, x = 2 पे भी देखें, x = 1, x = 2 पे भी देखें तो 5 न्यूटन पर कूलम्ब होगा, मतलब कहीं पे भी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने वाला है। तो हो गया अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो अपना यहाँ पे ई डॉट ए हो जाएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट, जहाँ पे ए वेक्टर होगा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सरफेस है, मतलब इस वाले ये जो बोर्ड है अपना, इसको एक सरफेस कंसीडर करते हैं, तो इस सरफेस का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा एरिया में, मतलब अगर ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका एरिया हो जाएगा। बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो समथिंग क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मतलब कुछ इस तरह परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यानी अगर ये अपना एक्स प्लेन है और ए अगर वाई प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, मतलब एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इधर जेड डायरेक्शन में, समथिंग कुछ बाहर की तरफ जो भी जेड डायरेक्शन आ रहा होगा, तो जेड डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होने वाला है, और इसका मैग्नीट्यूड लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होगा। तो अगर इस बोर्ड का अगर एरिया वेक्टर लिखें, एरिया वेक्टर = इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे के कैप में आएगा, तो ये इस बोर्ड का एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो इसी तरह कोई सा भी अगर हमें एरिया वेक्टर लिखना हो तो एरिया वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर = मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है इंटू नॉर्मल वेक्टर, मतलब एन कैप भी लिख सकते हैं या ए कैप, एन कैप यहाँ पे लिखे तो ज़्यादा सही है, मतलब एन कैप वेक्टर। यानी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी एरिया मतलब वेक्टर होने वाला है वो अपना एन कैप वेक्टर होगा। तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, फ्लक्स = E डॉट ए। बट सेकेंड केस है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा, फर्स्ट केस था अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में अपना फ्लक्स = E डॉट ए आया था, जहाँ पे ए वेक्टर = मॉड ऑफ ए इंटू एन कैप था, जहाँ पे एन कैप नॉर्मल वेक्टर था, यानी जो भी एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये हो गया अपना फ्लक्स। बट अगर सेकेंड केस है अपना नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होगा फ्लक्स = इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, यानी एरिया वेक्टर का डी ए के साथ, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डी ए वेक्टर के साथ जो भी इंटीग्रल होगा वो अपना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है। मतलब इसमें करते क्या है, छोटे छोटे, जैसे अब इस बोर्ड के थ्रू अगर मान लेते हैं कि समथिंग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होता, तो उस केस में करते क्या है, एक छोटा सा एरिया वेक्टर ए कंसीडर कर लिए, मतलब छोटा सा एरिया, इसका बहुत छोटा ही एरिया होगा इस डी ए वेक्टर, और इस डी ए एरिया से कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है उससे हम लोग फ्लक्स d5 कैलकुलेट करते हैं। d5 फ्लक्स मतलब इस छोटे से डी ए एरिया से जो भी फ्लक्स फ्लो कर रहा है, मतलब ये मेथड होता है, मतलब अभी तो आपको यही समझना है, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए इसको देख लेते हैं कि इस जो छोटे से एरिया से जो भी फ्लक्स पास कर रहा हो d5 फ्लक्स, वो हो जाएगा अपना इस एरिया से, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है E डॉट डी ए।
अब हमें ऐसे छोटे छोटे सभी एरिया से, मतलब अगर हमें पूरे बोर्ड का अगर निकालना हो कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो ऐसा छोटा छोटा सभी एरिया जो भी होगा, ये जो बोर्ड बना है वो ऐसे छोटे छोटे एरिया से ही मिलके बना हुआ है, मतलब जो भी छोटा छोटा एरिया है सभी को अगर ऐड कर दें, तो चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो ऐड करने के लिए करना क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी फाई करना होगा। इंटीग्रल डी फाई हो जाएगा अपना ई डॉट डी ए। तो ये अपना कुछ इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपना ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और डी ए तो एरिया वेक्टर हो गया, मतलब जो भी हो। तो डॉट प्रोडक्ट अब यहाँ पे आ गया। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड हमें निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, या फिर डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर डायरेक्टली हम लोग देखें तो डॉट प्रोडक्ट अगर समथिंग ए डॉट बी लिखा होता है, ए डॉट बी अगर होता है, तो ये होता है अपना, इसका वैल्यू बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के बराबर। जहाँ पे थीटा होता है, मतलब अगर हमारे पास एक ए वेक्टर हो और एक बी वेक्टर हो और इन दोनों के बीच का एंगल समथिंग थीटा हो, तो इस थीटा एंगल के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा होता है तो ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट, मतलब हमें पता चल गया क्या होगा। तो चूंकि फ्लक्स भी डॉट प्रोडक्ट ही है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको अगर मैग्नीट्यूड वाइज हमें लिखना हो कि फ्लक्स होगा क्या, तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जो भी होगा यहाँ पे, मतलब वैसे तो मैग्नीट्यूड ही होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर इसको डायरेक्टली लिखना हो तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा उन दोनों के बीच का एंगल जो भी होगा। तो यहाँ से हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो एक बार देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में था क्या कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है वो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू जान पाएंगे। अब ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, और जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। फर्स्ट तो हम लोग ये देख चुके हैं। सेकेंड, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका था कि ये जो होगा वो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, जो कि फाइनली मतलब बराबर होने वाला है। अगर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर समथिंग ए है और एरिया वेक्टर अगर ए है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो फ्लक्स अपना हो जाएगा ई मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा के बराबर, जहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, ए एरिया वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म केस हो तो फ्लक्स उस केस में आ रहा था ई डॉट डी ए, अपना ए आ चुका था, तो सेकेंड ए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट, फ्लक्स का ऐसा यूनिट, चूँकि फ्लक्स ई और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर ऐसा यूनिट देखें फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमें पता है, एरिया वेक्टर का मतलब एरिया का भी यूनिट पता ही है, मीटर स्क्वायर होता है। तो फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही तो होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, मतलब एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो गया अपना ऐसा यूनिट इसका। जिसको एक और जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी एक ऐसा यूनिट इसका होता है। तो पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का भी यूज़ होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ होता है, तो वहाँ से थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। वैसे मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, बट आपको जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एस, जहाँ पे डी एस होता है डिस्प्लेसमेंट और ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर वोल्ट देखें, वोल्ट क्या होगा, इसका पोटेंशियल का होता है ऐसा यूनिट वोल्ट, और वोल्ट होता है ई का ऐसा यूनिट, मतलब ई का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, और डी एस का लेंथ यानी मीटर, ये हो गया वोल्ट। अब इसमें एक और मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी अगर वोल्ट मीटर अगर हम लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन मीटर पर कूलम तो पहले से ही है, इसमें एक और मीटर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो कि यही चीज़ आ रहा है। तो यहाँ से ऐसा यूनिट इसका वोल्ट मीटर भी होता है फ्लक्स का। तो दो ऐसा यूनिट होता है जो ध्यान रखना है आपको,
फर्स्ट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और एक वोल्ट मीटर, तो ये दोनों ऐसा यूनिट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इस फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा, वो डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं इसका। तो अपना थर्ड पॉइंट पे आ गए इस केस में। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट हो गया डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब डायमेंशन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये फाइंड आउट करना है हमें। तो अब डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, यही तो होगा। अब फ्लक्स का डायमेंशन इज इक्वल्स टू, चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा तो डायमेंशन लेस होने वाला है, क्योंकि ऑल ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशन लेस, दैट्स वाई ये जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो नहीं, इसका डायमेंशन समथिंग जीरो हो जाएगा हर एक डायमेंशन में, मतलब m0 l0 t0। कॉस थीटा का तो डायमेंशन जीरो हो जाएगा। बट अब इन दोनों का डायमेंशन होगा, यानी फ्लक्स का डायमेंशन जो होगा वो ई के डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई ए का डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर होता है, यानी ई इज इक्वल्स टू अपना फोर्स ओवर चार्ज। तो ई का डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन ओवर क्यू का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन अपना mlt-2 और क्यू का it, यानी ई का डायमेंशन mlt-2 इंटू IT। तो यहाँ से ई का डायमेंशन अपने पास आ चुका mlt-3 I-1। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन यहाँ पे पुट करते हैं, तो फ्लक्स का डायमेंशन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन mlt-3 I-1 इंटू एरिया का डायमेंशन L2, चूँकि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी L1 L2, मतलब L देखे तो L2 ये आ गया। यानी फ्लक्स का डायमेंशन अपने पास नेट डायमेंशन अगर देखें तो ml3 I-1, ये अपना नेट डायमेंशन आ चुका है फ्लक्स का। तो फ्लक्स का डायमेंशन कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो कि अपना आ चुका है यहाँ पे ml3 I-1 के बराबर। तो आई होप आपको इस क्लियर होगा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ केसेस वगैरह देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक रिंग हो या फिर कुछ भी, मतलब कोई सा भी सरफेस हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी दिया हो, तो उस केस में कैसे हम लोग फाइंड आउट करें कि मतलब नेट फ्लक्स क्या होने वाला है। तो कुछ केसेस देखते हैं। अब इसमें जो अपना फर्स्ट केस है वो है कि अगर फर्स्ट केस अगर देखें तो हमारे पास एक रिंग या फिर कोई एक एरिया हो, ठीक है, मतलब सर्कुलर रिंग टाइप का ही एरिया है। अब इस ये या फिर डिस्क मानते हैं, ये डिस्क हो गया, मतलब कुछ भी हो, अगर इस एरिया से हमें ये r रेडियस का एक रिंग हो या डिस्क हो, और इस जो मतलब एरिया है, इस एरिया से हमें पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो रिंग रखा है उसको समझते हैं कैसे रखा है। मतलब ये जो रिंग रखा है वो इसके प्लेन में रखा है, मतलब इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रखा है। मतलब रिंग कुछ इस तरह से रखा हुआ है, कुछ इस तरह से रिंग रखा हुआ है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम लोग इस टाइप का शेप बनाते हैं, इलिप्टिकल टाइप जो भी हो। बट मतलब ये समझिए कि रिंग जो है वो इस तरह से रखा हुआ है, यानी कि अगर अपने पास ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये जो रिंग का एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे मतलब ओवरलैप करेगा, यानी रिंग का एक्सिस कुछ इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ये अगर सेंटर है तो इसका एक्सिस कुछ ये हो गया। तो एरिया वेक्टर भी तो इस जो भी ये रिंग है, मतलब इस रिंग के अंदर जो भी रीजन है, इस ये वाला रीजन, इस रीजन के थ्रू हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना होता है। तो अब इस रीजन, ये जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर देखें तो इस रिंग के एक्सिस के डायरेक्शन में ही तो होने वाला है, तो इसका एरिया वेक्टर समथिंग इस डायरेक्शन में हो गया। अब फर्स्ट केस है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में है और ये यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये हो गया। तो अब इस केस में हमारे पास ये जो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करने वाला है, वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या? फ्लक्स होता है अपना ई डॉट ए, यानी ई और ए का डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही और ए वेक्टर भी इधर ही,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए हो गया और ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो गया। तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखें, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो गया। अब इस 0 डिग्री होने के कारण अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। थीटा तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू ए के बराबर ही हो जाएगा। मतलब ई का मैग्नीट्यूड इंटू एरिया का मैग्नीट्यूड जो भी होगा। तो अगर इस रिंग का रेडियस समथिंग आर है तो यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली ही। तो फर्स्ट केस था कि दोनों पैरेलल हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों ही पैरेलल हो। तो इस केस में अपना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो इंटू ई इंटू ए के बराबर आ जाएगा। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में है कि रिंग तो उसी पोजीशन में मतलब रखा हुआ है, मतलब रिंग इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है और इसका एरिया वेक्टर समथिंग ये हो गया। बट इस केस में है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके सरफेस के पैरेलली मतलब मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है इसके सरफेस के पैरेलल है, यानी सरफेस के अगर पैरेलल है तो इसका जो एक्सिस होगा उसके परपेंडिकुलर होने वाला है, एक्सिस से समथिंग 90 डिग्री बनाएगा। तो इस केस में थीटा अपना 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इस वाले रीजन से अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि इस वाले रीजन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो करेगा, मतलब ये जो रीजन है अपना, ये वाला रीजन, ये जो इस रिंग के अंदर का जो रीजन आ रहा है, इस वाले रीजन से कितना अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है, कितना पास कर रहा होगा, तो कैसे हम लोग करेंगे। फ्लक्स इज इक्वल्स टू, बस यही फॉर्मूला का यूज़ करना है, ई डॉट ए अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हो ई का मैग्नीट्यूड इंटू एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब थीटा इन दोनों के बीच का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो इधर हो गया और एरिया वेक्टर समथिंग इधर हो गया, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 90 डिग्री यानी cos 90 का वैल्यू 0, तो इस केस में फ्लक्स जो होगा अपना 0 होगा। तो सेकेंड केस एरिया वेक्टर और ये दोनों परपेंडिकुलर हो, मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो सेकेंड केस भी आप आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में होगा क्या कि दोनों के बीच समथिंग कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, पता नहीं कुछ भी एंगल बने, जो क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से आप लोग देखिएगा। बट थर्ड केस है कि मतलब अपना रिंग उसी पोजीशन में रखा है, इसका एरिया वेक्टर वाई एक्सिस में, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, मतलब कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल समथिंग थीटा है। तो अब देखिए मतलब बनाते इसका डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल समथिंग थीटा। तो अब होगा क्या इस केस में, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, बस यही यूज करना है फॉर्मूला, फ्लक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इन दोनों के बीच इस केस में तो एंगल थीटा ही है, तो अपना जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो गया ई इंटू ए कॉस थीटा के बराबर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको एक तरीके से और कर सकते थे, मतलब वो क्या होगा, या तो इस ए का इसके अलॉन्ग मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं, मतलब इसके अलॉन्ग कंपोनेंट ले लें, या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया के अलॉन्ग कंपोनेंट ले लें, वही तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में करते हैं। तो अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पे अगर इसका ई का इसके अलॉन्ग अगर कंपोनेंट लेते हैं तो ई का 2 कंपोनेंट होने वाला है। एक कंपोनेंट तो इधर मॉड ऑफ ई इंटू साइन थीटा के बराबर, क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ई मॉड ऑफ ई इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी मॉड ऑफ ई साइन थीटा के बराबर हो गया। और ये वाला जो इसके अलॉन्ग कंपोनेंट इसका आएगा, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होगा मॉड ऑफ ई कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है अगर ओवरऑल देखें तो फ्लक्स इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया इंटू या तो ई कॉस थीटा कर ले, जो कि यही ई इंटू ए कॉस थीटा के बराबर आएगा, या फिर सेकंड दूसरा क्या है कि इस एरिया को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग कंपोनेंट इसका ले लें। तो इसमें होगा जैसे ए हो गया अपना एरिया वेक्टर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग कंपोनेंट अगर ले तो कुछ यहाँ पे इस तरह से ए आ जाएगा अपना मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, और इधर मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा।
तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही होगा, जो भी होगा इसके अलॉन्ग जो भी कंपोनेंट आ रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन। तो फ्लक्स इस केस में हो जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा। तो इस केस में भी ये कॉस थीटा के बराबर ही आएगा। तो दोनों ही केसेस में अगर देखें तो अपना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा आने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कि एक इस बार जो रिंग रखा है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है। मतलब रिंग का एक्सिस जो है इस बार एक्स एक्सिस से ओवरलैप कर रहा है, यानी अगर अपने पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मतलब रिंग कुछ इस तरह से रखा है और रिंग का एक्सिस जो सेंटर से पास कर रहा है वो समथिंग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो कुछ इस तरह से आ रहा है। और दूसरा अपने पास एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। हेमिस्फीयर मतलब होता है कुछ इस तरह का, ये हो गया हेमिस्फीयर हो गया, मतलब एक तरह से कटा हुआ है, बाकी एक तरफ से मतलब कुछ ना कुछ है, मतलब इसका सरफेस है इधर। तो अब अगर देखें दोनों ही केसेस में देखें, इस केस में भी अगर देखें तो इस केस में फ्लक्स होने वाला है अपना फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो एरिया वेक्टर तो इधर ही हो गया ई डॉट ए, और इसका वैल्यू क्या होने वाला है फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर, जहाँ पे रेडियस इसका स्मॉल आर ले लेते हैं और इसका भी रेडियस वही स्मॉल आर ही है। तो अगर इस केस में भी मतलब अगर इससे समथिंग ई इंटू पाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, तो इस हेमिस्फीयर से भी देखें तो चाहे हेमिस्फीयर या कुछ भी हो, मतलब अगर इसी साइज का इसका प्रोजेक्शन अगर देखें, प्रोजेक्शन समथिंग सर्कुलर बन रहा है जिसका रेडियस आर हो रहा है, तो उस केस में भी अपना नेट फ्लक्स जो होगा वो ई इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। मतलब हमें इसके एरिया का प्रोजेक्शन लेना है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि उसका प्रोजेक्शन, मतलब किसी भी जिसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका दूसरे के अलॉन्ग प्रोजेक्शन। तो अब इस केस में भी वही करेंगे, इस एरिया का जो भी इसके अलॉन्ग मतलब इसके जो भी ये एरिया आ रहा है वो इसके अलॉन्ग मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जो भी इसका प्रोजेक्शन आने वाला है वही अपना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो वो अपना आया क्या, जैसे ए एरिया अगर छोटा सा ले ले, जैसे मतलब अगर समझने के लिए इसको समझे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे मतलब अगर ये है समथिंग इसका कुछ एरिया है, इसका अगर प्रोजेक्शन देखें तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो इसके अलॉन्ग और एक समथिंग यहाँ से परपेंडिकुलर जो भी हो इसके अलॉन्ग या फिर कुछ किसी के अलॉन्ग। मतलब अगर अपने पास सरफेस है कुछ इस तरह का, तो अगर यहाँ पे एरिया जो होता है उसका दो प्रोजेक्शन हो सकता है। एक एरिया वेक्टर तो कुछ इस डायरेक्शन में हो गया, अब इसका एक प्रोजेक्शन इधर की तरफ, मतलब दो कंपोनेंट हो सकता है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, यही दो कंपोनेंट तो हो सकता है और कर सकते हैं, बट एक्स और वाई में अगर करें तो ये हो गया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है जैसा इस केस में है, मतलब कुछ इस तरह से एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है, तो इसका अगर फ्लक्स देखें तो जीरो ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई डॉट इस वाले एरिया का अगर मतलब डॉट प्रोडक्ट ले तो ये दोनों तो 90 डिग्री बना रहा है बस ये, बट ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट का कुछ ना कुछ इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो इसका प्रोजेक्शन मतलब सभी एरिया का प्रोजेक्शन जो होगा और नीचे बेस एरिया होगा वही तो प्रोजेक्शन होने वाला है जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस हिसाब से इसका बेस एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया और यहाँ से फ्लक्स इज इक्वल टू इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। मतलब ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, अगर समझ में आया फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपको मतलब ध्यान रखना इसको, ऐसा होने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, मतलब डॉट प्रोडक्ट पे ही। तो क्वेश्चन जो अपना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अ रिंग ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर is placed in xy plane and there is an electric field ई वेक्टर अपना दिया हुआ है जो कि बराबर है किसके, 3 i कैप
प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन पर कूलम, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग। तो अपने पास क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक रिंग है जिसका एरिया समथिंग 20 मीटर स्क्वायर के बराबर है और वो रखा गया है XY प्लेन में, XY प्लेन में अपना रिंग रखा हुआ है। एंड देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब और वहाँ पे उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है जिसका वैल्यू अगर देखें तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन पर कूलम के बराबर है। अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी पास हो रहा होगा उस रिंग से। तो अब यहाँ पे वही करना है, फार्मूला आपको लगाना है। बस फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, जो भी फार्मूला लगाने वाले हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला ही होगा। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ए के बराबर होने वाला है। अब मेन चैलेंज यहाँ पे हमें एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अगर रिंग देखे, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस ले लें और ये वाला वाई एक्सिस अगर ले लें, तो रिंग XY प्लेन में रखा है, मतलब कुछ इस तरह से प्लेस्ड किया हुआ है, मतलब XY प्लेन में रखा है, इधर के लॉन्ग एक्स एक्सिस और इधर के लॉन्ग वाई एक्सिस। तो रिंग का जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर में होगा, यानी समथिंग जेड डायरेक्शन के लॉन्ग होने वाला है, मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग इसका एरिया वेक्टर होने वाला है। तो अगर एरिया वेक्टर लिखें, एरिया वेक्टर बताया था मैंने, एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एरिया इंटू एन कैप। अब एन कैप तो इस केस में जेड के लॉन्ग ही है, यानी एन कैप के कैप के बराबर है। तो अगर एरिया वेक्टर यहाँ पे देखिए, एरिया वेक्टर ऑफ रिंग वो हो जाएगा 20, चूँकि इसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, इंटू के कैप मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन पर कूलम के बराबर। तो यहाँ से अपना E डॉट ए आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट इस एरिया का 20k कैप। तो इनका तो जीरो ही होने वाला है। तो नेट फ्लक्स अपना देखें तो 3 इंटू 0 4 इंटू 0, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, इसका एरिया वेक्टर जो भी है वो कंप्लीट लिख लेते हैं, मतलब 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 20k कैप। तो यहाँ से इन दोनों को अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले तो 0, मतलब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 0, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 0, इसका 5 इंटू 20 यानी 20 इंटू 5 100 आ गया। तो 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी नेट फ्लक्स अगर इससे देखिए इसका आंसर अपना आ गया 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। ये अपना नेट फ्लक्स आंसर आ गया इसका। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें करना वही था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है E डॉट ए वही अपने को यहाँ पे लगाना था। तो अब एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग आए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि किसी भी रीजन से कितना नेट फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, तो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। इसमें दो केसेस आए थे, एक तो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। सबसे पहला ये था कि इसका मैग्नीट्यूड, एक स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका मैग्नीट्यूड, मतलब जिसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर पे। अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल समथिंग 0 to 90 डिग्री होगा तो उस केस में पॉजिटिव आएगा। अगर 90 से बड़ा मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो उस केस में निगेटिव आएगा। मतलब उसको एक बार समझ लेते थोड़ा, उसको भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बट मतलब अगर यही जो हम लोग, ये था एरिया वेक्टर अपना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर हम लोग देखते कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर समथिंग इस डायरेक्शन में होता इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो इस केस में हुआ क्या, इन दोनों के बीच का एंगल समथिंग 90 से ज़्यादा हो गया। 90 से ज़्यादा हुआ यानी E इंटू मॉड ऑफ E इंटू कॉस थीटा आएगा। अब कॉस 90 से 180 के बीच में हो तो इसका वैल्यू निगेटिव होता है, कॉस का वैल्यू, यानी माइनस ऑफ मॉड ऑफ E इंटू ए के बराबर आ जाता अपना नेट फ्लक्स इस केस में। तो निगेटिव इस तरह से आ सकता है। जीरो का केस तो हम लोग देख ही चुके हैं, जब दोनों ही परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए और एरिया वेक्टर है, तो दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, तो उस केस में जीरो आ जाएगा।
और पॉजिटिव का केस तो वही एक्यूट एंगल बन रहा हो जब दोनों में थीटा एक्यूट हो। तो ये 3 केसेस अपने पास थे, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फिर हम लोग उसका डायमेंशन कैलकुलेट किया। डायमेंशन क्या होगा, एरिया वेक्टर के बारे में हमने देखा कि एरिया वेक्टर को कैसे लेंगे। तो एरिया वेक्टर जो भी होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा उसके अलॉन्ग एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू नॉर्मल कैप का डायरेक्शन। तो वहाँ से एरिया वेक्टर अपने पास आया। फिर कुछ केसेस वगैरह हम लोग देख चुके हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ई डॉट ए और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इंटीग्रल ई डॉट डी ए था। फिर कुछ केसेस वगैरह देखें, मतलब इस रिंग का वहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करने वाला है। फिर एक क्वेश्चन किए। तो आई होप आपको सब क्लियर होगा वीडियो में। मतलब जो भी आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वगैरह कुछ देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप बाकी के भी वीडियोस देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फीडबैक ज़रूर दे अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।